जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है बजट। आज हम लोग बजट में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है। तो आने वाले एग्ज़ाम में बजट जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार का जो बजट है 2023-24 के लिए पेश किया गया है और ये अमृतकाल का पहला बजट है। इस बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो इस बार का जो बजट है वो अमृतकाल का पहला बजट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमृतकाल की शुरुआत जो है वो 2022 से की गई है। पूछा जा सकता है आपसे 2022 से लेकर 47 तक अमृतकाल मनाया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अमृतकाल जो है कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 2022 से लेकर 47 तक, और ये 25 वर्ष तक अमृतकाल मनाए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर भी आप नोट करके रखेंगे। फिर आप आगे देखेंगे, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अमृतकाल का पहला बजट पेश किसने किया है, तो आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने अब तक जो है 5 बजट पेश कर चुकी हैं, क्योंकि ये जब तक भारत की वित्त मंत्री बनी है तब से अब तक ये 5वां इनका बजट है और ये 5 बार बजट जो है पेश कर चुकी हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ इतिहास से रिलेटिव देखेंगे, क्योंकि इतिहास में भी बजट बहुत सारे पेश हुए हैं और इसमें वही चीज़ें देखेंगे जो पहली बार हुआ है। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ब्रिटिश भारत, जब हमारे भारत में ब्रिटिश भारत था तो 1860 में पहली बार जेम्स बेल्सल्स ने बजट को पेश किया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र भारत 1947 में षडमुखम शेट्टी जी ने पहली बार बजट को पेश किया था। गणतंत्र भारत, यानी कि हमारा भारत जब गणतंत्र बना, यानी कि 1950 में, तो जॉन मेथाई ने पहली बार बजट को पेश किया। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है बजट को, और ये 10 बार इन्होंने पेश किया है। पहली महिला, भारत में जो पहली महिला बजट पेश की है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। फिर आप देखेंगे पहली पूर्णकालीन एवं सर्वाधिक बार जो महिला बजट पेश की है वो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो ये दोस्तों इतिहास में जो पहली बार हुआ है इस चीज़ को नोट करना है और आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर आप देखेंगे इस बार जो 2023 में बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, वो हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बजट में प्राथमिक, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं प्राथमिकताओं वाले सप्तऋषु, यानी कि 7 बिंदुओं का जिक्र किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिकताओं के लिए कितने बिंदुओं का जिक्र हुआ है, तो आप बताएंगे सप्त, यानी कि 7 बिंदुओं का, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया है। और ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समावेशी विकास, अंतिम वर्ग तक पहुंचना, युवा शक्ति निर्माण, वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान, सतत एवं हरित ऊर्जा की ओर प्रयास, योग्यताओं का पूरा इस्तेमाल, कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 बिंदु जो है प्राथमिकताओं के लिए किया गया है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे बजट में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरितकारी मौके।
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत @100 की यात्रा में कितने रूपांतरितकारी मौके दिए गए, तो आप बताएंगे 4। वो 4 कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये दोस्तों पीएम विकास की फुल फॉर्म है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री और विकास से आप देख सकते हैं, बी से विश्वकर्मा, का से कौशल और सा से सम्मान। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे पर्यटन और चौथा है हरित विकास। तो ये भारत @100 की यात्रा में ये 4 रूपांतरितकारी मौके दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे मिलेट के लिए। मिलेट का मतलब होता है बाजरा, यानी बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। दोस्तों ये श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों जो आप देख सकते हैं ये 5 चीज़ें हैं, ये अन्न है, इनको श्री से सम्मानित करने की बात कही गई है, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा। ये दोस्तों श्री अन्न में इनको शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है कि श्री अन्न में कितने अन्न को शामिल किया गया है, तो 5। इनके नाम से पहले आप श्री लगाएंगे, जैसे श्री ज्वार, श्री रागी, श्री बाजरा। दोस्तों मिलेट यानी बाजरा के लिए वर्ष जो है 2023 घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के लिए हैदराबाद को केंद्र बनाया जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाजरा यानी कि मिलेट के लिए कौन सा अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है, तो हैदराबाद। ठीक, उसके बाद देखेंगे आप स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास। यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें जो हैं रखी गई हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग आप जानते हैं, उसको दोस्तों उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन का मतलब खत्म करने के लिए एक मिशन रखा गया है 2047। यानी कि इस बार के बजट में कहा गया है जो सिकल सेल एनीमिया है उसको हम लोग 2047 तक जो है समाप्त कर देंगे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया रोग को कब तक खत्म करने की बात कही गई है, तो 2047 तक। फिर आप देखेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये दोस्तों बनाए जाएंगे जो अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें। फिर आप देखेंगे बच्चों एवं युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। दोस्तों इस बार जो है जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए पहले दोस्तों लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाने की बात हो रही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे ऊपरी भद्रा योजना। ये दोस्तों एक योजना है ऊपरी भद्रा। ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य के लिए है, तो यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के सूखा जो क्षेत्र है, वहाँ का जो सूखा क्षेत्र है उसको कम करने के लिए 5300 करोड़ की सहायता दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऊपरी भद्रा योजना जो है किस राज्य के लिए दी गई है, तो आप बताएंगे कर्नाटक, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए इसमें कुछ पैसों का जो है खर्च किया जा रहा है, और वो है 53,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। ठीक, फिर आप देखेंगे भारत साझा पुरालेख निधान, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं भारत श्री। इसे बजट में भारत श्री नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है भारत साझा पुरालेख निधान। ये इसको फुल फॉर्म दिया गया है। तो पूछा जा सकता है भारत श्री क्या है, तो आप बताएंगे भारत साझा पुरालेख निधान। आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में बहुत सारे पुरालेख हैं, उनको संरक्षण करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो भारत साझा पुरालेख निधान यानी कि भारत श्री के लिए 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण, यानी कि इसको डिजिटलकरण बनाया जाएगा ताकि ये आने वाले समय में क्या रहे, सुरक्षित रहे।
तो यहाँ पर नोट करना है, पूछा जा सकता है कि भारत श्री में कितने प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, तो आप बताएंगे 1 लाख। फिर आप देखेंगे रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर बस ये संख्या को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि रेलवे के लिए कितने करोड़ों का खर्चा जो है लाया गया है, तो आप बताएंगे 2.40। ठीक है। फिर आप देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए 3 जो है उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाने की बात कही गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने सेंटर बनाए जाने की स्थापना करेंगे, तो आप बताएंगे 3। ठीक। फिर आप देखेंगे पैन कार्ड। आप जानते हैं सबके पास पैन कार्ड है। अब इस पैन कार्ड को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में जो है प्रयोग करने की बात कह दी गई है कि अब इसे सामान्य पहचानकर्ता के रूप में लाया जाएगा। ठीक। फिर आप देखेंगे पीएम प्रणाम। दोस्तों ये जो पीएम प्रणाम है ये एक योजना है, जो इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, जिसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार। ये दोस्तों पीएम प्रणाम का मतलब है, क्योंकि बजट में यही लिखा गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम प्रणाम का मतलब क्या है, या ये पीएम प्रणाम जो योजना है वो किसके लिए लाई गई है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे पृथ्वी के जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि पीएम प्रणाम योजना जो है वो पृथ्वी प्रदूषण को कम करने के लिए लाई गई है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। फिर आप आगे देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस बार बजट में लाए गए हैं, तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। फिर आप यहाँ देखेंगे अमृत धरोहर। दोस्तों अमृत धरोहर जो है आप जानते हैं आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष जो है घोषित किया गया है कि हम लोग आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए आने वाले 3 वर्षों में ये करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अमृत धरोहर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कितने वर्ष लिए हैं, तो आप बताएंगे 3 वर्ष। यहाँ पर आपको नोट करना है कि वर्तमान में 75 आर्द्र भूमि है यानी कि वेटलैंड है, और सर्वाधिक जो वेटलैंड है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक। फिर आप देखेंगे मिष्टी योजना। ये जो मिष्टी योजना है ये तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए है। इसका मतलब ये होता है मैंग्रोव पहल। आप जानते हैं मैंग्रोव वन जो उड़ीसा राज्य में आपको नज़र आती है, जैसे कि मैंग्रोव वन का मतलब होता है जो लवणीय भूमि होती है, जो लवण से संबंधित जो जगह होती है उनको सुरक्षित करने के लिए ये योजना का संबंध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिष्टी योजना क्या है, तो आप बताएंगे मैंग्रोव पहल है, यानी कि ये लवणीय भूमि को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। ठीक। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा। फिर आप देखेंगे गोवर्धन स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है गोवर्धन स्कीम। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, गोवर्धन स्कीम की फुल फॉर्म आप देखेंगे। देखो ये गोवर्धन तो गोवर्धन ही है, लेकिन स्कीम की फुल फॉर्म आप इधर देखेंगे, इसमें लिखा गया है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये दोस्तों फुल फॉर्म बताई गई है कि गोवर्धन स्कीम जो है वो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के लिए लाई गई है। कहने का मतलब है जो बेकार चीज़ें हैं उन चीज़ों से बेस्ट चीज़ें बनाना। ठीक है, यानी कि बेस्ट टू बेस्ट, उनसे क्या करना है, बेकार से बेकार चीज़ों को। गोबर क्या है, गोबर को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन उस गोबर का इस्तेमाल करके हम अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर यही करने का इनका मतलब है कि गोवर्धन स्कीम जो है
वो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के लिए लाई गई है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट करना है। ठीक, फिर आप देखेंगे व्यक्तिगत आयकर, यानी कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो कुछ यहाँ पर कम कर दी गई है, जो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। जो कर स्लैब सीमा घटाकर उसको 5 कर दिया गया है। दोस्तों पहले जो थी वो जो कर स्लैब थी वो 6 थी, अब जो है 5 कर दी गई है। और इसमें आप देखेंगे जो कर की छूट है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 3 लाख तक पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले जो था ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर देखेंगे 5 जो है कर स्लैब है जिस पर टैक्स लिए जाएंगे। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख तक के 15%, 12 से 15 लाख के 20%, और जो 15 से ऊपर का जो है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों 5 स्लैब है जिस पर ये टैक्स जो है लगाए जाएंगे। और ये देख सकते हैं एक पर जो है नहीं लगेगा, यानी कि पहले जो थी 6 थी अब 5 कर दी गई हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो व्यक्तिगत आयकर है वो 5 लाख से घटाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि जो पहले का जो इनकम टैक्स था, किसी व्यक्ति का जो 5 लाख रुपए से अगर ऊपर की कमाई हो रही है तो उसको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब जो है 7 लाख रुपए कर दी गई है। अगर आप 7 लाख से ऊपर का जो कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि पहले 5 लाख थी अब इसे 7 लाख कर दिया गया है। तो ये दोस्तों हमारे बजट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।